बजट की समीक्षा पर यह वीडियो अन्य वीडियो से थोड़ी अलग है, गहन और समग्र है। पहले संक्षिप्त में बजट पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश के लिए बजट तैयार करना और सभी वर्ग को खुश व संतुलित करना बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें सैकड़ों अधिकारी व संबंधित व्यक्ति शामिल होते हैं। इस वर्ष भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियां थी, जैसे उच्च कर दरें और बेरोजगारी, जिसके कारण मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ा हुआ है, निजी निवेश की कमी जिसके कारण औद्योगिक विकास सुस्त पड़ा हुआ है, बाहरी वित्तीय जोखिम जिसके कारण निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो रहे हैं, राजकोषीय असंतुलन जिससे सरकार के व्यय करने की क्षमता सीमित हो रही है। तो इस बजट में इन समस्याओं के लिए क्या समाधान किया गया? तो इस बजट के सकारात्मक पहलू पर नजर डाल लेते हैं। मध्यम वर्ग को कर राहत देकर खर्च बढ़ाने की रणनीति, इससे उपभोग में वृद्धि होगी। एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र के लिए निवेश और प्रोत्साहन, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में पूंजीगत निवेश से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूती मिलेगी। कृषि सुधारों से ग्रामीण आय में सुधार और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिलेगा। बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने से मुद्रास्फीति और निवेश पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता सरकार की दिखती है इस बजट के माध्यम से, और हरित ऊर्जा क्षेत्र में कुछ प्रोत्साहन भी किए गए हैं। इस बजट की क्या क्या चुनौतियां हैं? इसमें विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार और R&D के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं देखी इस बजट में। कृषि क्षेत्र के लिए बाजार सुधार उपायों की कमी देखी। निजी निवेश में सुधार लाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं देखी। मनरेगा जैसे ग्रामीण रोजगार योजनाओं में अपेक्षाकृत कम फोकस किए गए। रेलवे और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे में अपेक्षित निवेश नहीं हुआ। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई नई महत्वाकांक्षी और ठोस योजना नहीं देखी। राजस्व में कटौती के बावजूद व्यय को बनाए रखने की चुनौती अभी भी दिख रही है। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति का अभाव दिखा इस बजट में। तो इस बजट से संबंधित कुछ सवाल भी बनते हैं, जैसे क्या यह बजट आर्थिक विकास को गति देगा? क्या यह बजट निवेश और रोजगार को बढ़ाने में सफल होगा? क्या यह बजट लॉन्ग टर्म आर्थिक स्थिरता के लिए प्रभावी होगा? आने वाले महीनों में इसके प्रभाव को आंका जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह एक संतुलित और विकासोन्मुखी बजट प्रतीत होता है। तो आइए अब समग्र और गहन तरीके से इस बजट की समीक्षा करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 इसी समय में आया है जब भारत कई महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उच्च कर दरें, बेरोजगारी, कमजोर निजी निवेश, बाहरी वित्तीय जोखिम और राजकोषीय असंतुलन बजट के प्रमुख संदर्भ बिंदु है। इस बजट में विकसित भारत के लिए लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि, विनिर्माण, एमएसएमई, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह बजट सरकार की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति और विकास उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह बजट आर्थिक विस्तार, राजकोषीय अनुशासन और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। सरकार ने आयकर में कटौती, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन, श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। यह बजट एक संतुलित प्रयास है जो निजी खपत को प्रोत्साहित करने, नौकरियों के नए अवसर बढ़ाने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूत करने का प्रयास करता है। लेकिन इसके वित्तीय और नीतिगत प्रस्तावों की गहन समीक्षा भी आवश्यक है। तो सबसे पहले है कि राजकोषीय लक्ष्य और कर राजस्व की चुनौतियां। वित्तीय घाटे को 4.4% तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय घाटा तब होता है जब सरकार के कुछ व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है। अगर आप इन सब को, वित्तीय घाटा, राजकोषीय लक्ष्य, इन सब चीज को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो को देखें। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वित्तीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक सीमित रखने का संकल्प लिया है। यह लक्ष्य कर राजस्व में 11.2% वृद्धि और आयकर संग्रह में 14.4% वृद्धि की आशा पर आधारित है। हालांकि इतनी उच्च राजस्व वृद्धि की संभावना कम है, खासकर जब आयकर में कटौती और उपभोक्ता मांग में सुस्ती जैसी स्थितियां बनी हुई है। लेकिन यह मुद्रास्फीति को स्थिर करेगा और निवेशकों का विश्वास जरूर बढ़ाएगा। बेहतर कर प्रशासन और तकनीकी उन्नति से राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि से अप्रत्यक्ष कर राजस्व बढ़ेगा। संपत्ति मुद्रीकरण पर निर्भरता। सबसे पहले समझते हैं संपत्ति मुद्रीकरण क्या है। यह कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्यों को समझकर उसको उजागर करके
बताकर राजस्व के नए वैकल्पिक स्रोतों को बनाने की एक प्रक्रिया है। सार्वजनिक परिसंपत्ति किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली कोई भी संपत्ति हो सकती है, जैसे सड़कें, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन आदि, या यहाँ तक कि वह भूमि भी जो उपयोग में नहीं आती। 2025-30 के लिए दूसरी संपत्ति मुद्रीकरण योजना की घोषणा की गई। हालांकि पिछली योजना उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, जिससे इस योजना की सफलता पर संदेह बना हुआ है। 11.54 लाख करोड़ की शुद्ध बाजार उधारी से निजी पूंजी प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिससे क्रेडिट डिमांड, ऋण मांग प्रभावित होगी। अगला है आयकर कटौती, मध्यम वर्ग के लिए राहत, लेकिन क्या दीर्घकालिक प्रभाव है वो अनिश्चितता बनी रहेगी। जैसे 12 लाख तक की जो वार्षिक आय पर कर छूट मिला है, सैलरी पाने वालों के लिए 12.75 लाख तक कोई कर दे नहीं है। 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण ऐसा होगा। इससे क्या होगा? इससे मध्यम वर्ग को अधिक क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम, मतलब खर्च करने योग्य आय मिलेगी। देखिए, सरकार के पास भी कई बार पैसा होता है, वो लोगों में बांटना चाहती है, लेकिन सरकार के पास चुनौती यह होती है कि ये पैसा कहाँ दे, कहाँ लोगों को दिया जाए ताकि वो उपभोग करें और मांग को बनाए। जब मांग बनेगा तो क्या होगा? अलग अलग तरीके के समाधान निकलेंगे। जैसे यह कर कटौती मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी। खपत में वृद्धि से खुदरा, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में उछाल आएगा। इससे अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। लेकिन इसके कुछ चुनौती भी होते हैं। जैसे सरकार ने जिस तरीके से कर में छूट दिया है, इससे सरकार को 1 लाख करोड़ का राजस्व नुकसान भी होगा। इससे क्या होगा? विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सरकारी फंडिंग प्रभावित हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये होगा कि जब मांग बढ़ेगी तो सरकार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से फिर कर संग्रह करेगी। तो यह आगे समझ में आएगा। यह चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए कि क्या कर राजस्व में वृद्धि होगा। एक तरीके से कर छूट जो सरकार दे रही है और उससे जो मांग बढ़ेगी, तो जब मांग बढ़ेगा तो देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, तो क्या उससे फिर कर राजस्व की प्राप्ति हो जाएगी। घरेलू बचत दर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में घटकर 18.4% रह गई थी। यदि एक केस ऐसा भी होता है कि यदि लोग अधिक खर्च करते हैं और बचत घटती जाती है, तो यह दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन जाता है। जैसे किसी परिवार में के घर में 1,000 रुपया है और वह परिवार 1,000 रुपया या 900 रुपये खर्च कर दे, तो उस घर की क्या होगी? वित्तीय स्थिरता चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खतरा बन सकती है उस घर के लिए। अगला है पूंजीगत व्यय में वृद्धि। 25-26 में पूंजीगत व्यय के लिए 11.2 लाख करोड़ आवंटित हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाता है। यह निवेश बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। लॉजिस्टिक और औद्योगिक विकास में सुधार होगा। सड़क, रेल और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलेगी। लॉजिस्टिक में सुधार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी। अगला है विनिर्माण क्षेत्र। जैसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी है। महत्वाकांक्षी योजना जैसे राष्ट्रीय निर्माण मिशन की शुरुआत की गई। उद्योगों को नीति सहायता, नियामक सुधार और स्किलिंग पर ध्यान दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए उन्नत क्रेडिट सुविधाएं और नए निवेश मानदंड लागू किए गए। एमएसएमई की निवेश सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा दोगुनी कर दी गई है। घरेलू उत्पाद को मजबूत करेगा यह, और आयात पर निर्भरता कम करेगा और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है। जैसे औद्योगिक R&D, शोध और विकास में कोई ठोस वृद्धि नहीं की गई। नवाचार के अभाव में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है। आज इनोवेशन का टाइम है, AI का टाइम है, तो जरूरी था कि नवाचार पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो डिजिटल पे, AI पे इस बजट में कुछ ठोस और बड़ी चीज़ देखने को नहीं मिली। यह एक चिंता की बात है। भारत की GDP में विनिर्माण का योगदान सिर्फ 17% है, जिसे बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की जरूरत होगी। अगला है श्रम प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित। पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा उद्योग के लिए विशेष प्रोत्साहन। यह उद्योग भारत के प्रमुख रोजगारजनक और निर्यात में योगदान करता है। प्रोत्साहनों और नियामक सुधारों के माध्यम से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जाएगी। समुद्री अर्थव्यवस्था, मैरीटाइम इकोनॉमी को बढ़ावा, जैसे नया समुद्र विकास कोष स्थापित किया जाएगा। समुद्री व्यापार और तटीय राज्यों में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क बनाए जाएंगे। यह नए क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने और कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायक होगा।
अगला है कृषि क्षेत्र रणनीतिक बदलाव, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां बरकरार है, जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में विशेष योजनाएं लागू होगी। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। जलवायु प्रेरित कृषि और उन्नत बीजों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा ताकि उत्पादकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण आय बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी। एफएमसीजी और कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। फसल विविधीकरण, सिंचाई सुधार, भंडारण सुविधा और कृषि ऋण तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन इसकी चुनौतियां भी है, जैसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए निर्यात आधारित रणनीति का अभाव है। मान लीजिए किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, जैसे कोई किसान यदि एक क्विंटल अगर गेहूं का उत्पादन करता था, मान लीजिए उसका 3 क्विंटल उत्पादन हो जाए। सवाल है कि वो अपने इस उत्पादन को कहाँ बेचेगा, इस गेहूं को कहाँ बेचेगा। तो ज़रूरी है कि उसकी आय को बढ़ाने के लिए उसको अच्छे मार्केट और एमएसपी जैसे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य या मूल्य स्थिरता के लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए, ताकि उस पे उत्पादक को उसके गेहूं को सही मूल्य मिल सके। किसानों की ऋण निर्भरता बढ़ाने की बजाय बाजार सुधार और लॉजिस्टिक पर ध्यान देना जरूरी था। निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी सुधार की आवश्यकता है, जैसे भारत ट्रेड नेट और एमएसएमई निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट समर्थन मिला। अतिरिक्त शुल्क दरों को समाप्त किया गया, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा और व्यापार सरल होगा। सेवाओं का निर्यात 10.5% CAGR से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करना होगा। सिर्फ सेवा क्षेत्र पे आप निर्भर नहीं हो सकते, आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाओं को तलाशना होगा। तभी आप इतने बड़े युवा आबादी वाले देश में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, युवाओं को रोजगार दे सकते हैं और महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं, जिस तरीके से चीन कर रहा है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च मूल्य वाली कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की भी बहुत ज़रूरत है। निर्यात विविधीकरण की स्पष्ट योजना का अभाव भी दिख रहा है। उसके बाद है हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर सीमित फोकस, जैसे स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रयास में लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग, सौर पीवी और बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिजों पर शुल्क में छूट दी गई है, लेकिन ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन जैसे दीर्घकालिक समाधानों की स्पष्ट रणनीति नहीं देखी गई। बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्थिरता उपायों की भी कमी देखी गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह बजट 25-26 दीर्घकालिक सुधारों की दिशा में कुछ अच्छे कदम उठाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से परिवर्तनकारी नहीं है। इसके प्रभाव का सही आकलन आने वाले समय में ही होगा।